खोड़ा गांव को एक पैसा भी मुआवजे का नहीं मिला। बाकी हमारा गांव वोट देगा पूरे, उसमें मुआवजा में रहे मकराना 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे चोर होते तो फिर गांव में चोर ने रान देगा किया 4 साल के लिए बालक ने कौन तो भेज देगा। ये तो बिल्कुल मिली भक्ति, उनको इतनी छूट थी बीच के अंदर सिविल गाड़ी घुसा दी। नहीं तो कभी भी ये होने नहीं पाता। बीच के अंदर अगर कार्रवाई चल रही है तो सिविल गाड़ी घुस। लेकिन अगर पूरे 9 साल का अगर आकलन करें तो 9 साल में मेरे गांव में हमें कोई सुविधा ऐसी दिखाई नहीं देती जिसमें हम सरकार पे फकर कर सके, गर्व कर सके। दीपेंद्र हुड्डा को 55 वोटों से हरा के भेजने वाला गाँव है, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से मेरे गाँव में ना कोई ऐसा कोई प्रस्ताव, ना कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो अरविंद सांसद शर्मा जी ने दिया हो या बीजेपी सरकार ने कोई प्रोजेक्ट दिया हो। एक जनता द्वारा, गांव द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, उसको आप चोर शब्द बोल रहे हो। किस बेस पे आपने चोर की सर्टिफिकेट दी उसको? स्मृति ईरानी को मैंने देखा है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सिलेंडर को सिर पे उठाए घूम रही है। इतनी महंगाई, हाई महंगाई, हाई महंगाई में इतना महंगा सिलेंडर, कुर्ता निकाल के, कपड़े निकाल के बोला गेहूँ का रेट 5,000 रुपये होना चाहिए। आज झज्जर हल्का देखने वाले सारे भाइयों राम राम भाई। आज मैं हूँ झज्जर विधानसभा का खोरडा गांव में। खोरडा गांव के सरपंच साहब मेरे दौरे बैठे हैं। नाम बताइए सरपंच साहब ने। नमस्कार एक बार। जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि संदीप कुमार, गांव खोरडा, हल्का झज्जर, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। गांव के दूसरे ग्रामीण भी यहाँ पर बैठे हैं। तो इस गांव में आने का मुख्य मकसद ये था कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले मौजूदा सरकार से इस गांव के जो ग्रामीण हैं वो कितना खुश हैं और कितना अंक उनको देने चाहेंगे उनकी कार्यकुशलता को। और विपक्ष में रहते हुए भी यहाँ की जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस की गीता भोकल जी, उनको लेकर इनका क्या सोचना है। जेजेपी के जो उम्मीदवार थे जो तीसरे नंबर पर पिछले चुनाव में 2019 में रहे थे, उनको लेकर क्या सोचना है। बीजेपी के विधायक जो दूसरे नंबर पर रहे थे बीजेपी के उम्मीदवार, उनके लेकर क्या सोचना है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आज के दिन सबसे मुख्य समस्याएं आपके गांव में, आपके ग्रामीणों को क्या क्या फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले तो आपके जो चैनल है उसके सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के राम राम। मेरे गांव में आज का जो मुख्य मुद्दा है वो आप देख रहे हैं। दादरी साइड से जो आप जाते हैं बहु साइड की तरफ, यहाँ करीबन 600-700 मीटर का जो एक टुकड़ा है वो पहले स्टे वगैरह आई हुई थी, लेकिन स्टे को हटे हुए भी करीबन मान के चलो आप 2-2.5 साल से अब वो हो चुके हैं। उसके बाद भी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पहले हम सोच रहे थे स्टे है, कोर्ट केस है, तो इस चक्कर में रोड का कोई समाधान नहीं था, लेकिन अब ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। चाहे वो हमारे माननीय विधायिका हैं, उन्होंने विधानसभा में कितनी बार आवाज़ उठाई, नहीं उठाई वो हमें पता नहीं, लेकिन 3 जून को यहाँ आई थी तो उसके माइंड में डाले गए थे बात। उन्होंने आश्वासन भी दिया था भाई आपकी इस समस्या का जल्द मैं समाधान करवाने की कोशिश करूँगी। मैं 2 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 4 नवंबर से हमने इस रोड के लिए, मेरे बड़े भाई आज़ाद सिंह उसने नेताओं से नज़दीकी बनाने स्टार्ट की, रोड के मामले में मुलाकात की। दुष्यंत जो डिप्टी सीएम और जिसके पास ही महकमा भी है PWD, उनसे मेरे भाई 2 बार मिल चुके हैं। एक बार आश्वासन मिला था, दूसरी बार उन्होंने बाकायदा मेल भी किया एक्शन के पास, झज्जर एक्शन के पास। वहाँ मेल करने के बाद वहाँ जो मेल पहुँचा उस टाइम पर जो एक्शन पहले रीड कर रहा था इस केस को, उसकी बदली हो चुकी थी। बाद में जो दूसरा एक्शन आया उन्होंने बताया भाई मैं इस केस को अच्छे से फिर से स्टडी करूँगा और बाद में इसका समाधान होगा। तो पहले जो मुआवजा दिया गया था, मेन विषय था मुआवजे का। उस ज़मींदार को, उस किसान को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। पहले जो मुआवजा था वो पहले के जो रेट पे था वो दिया गया था, वो मांग कर रहा था। आज की जो डेट में जो ज़मीन के भाव हों उसके हिसाब से मिलना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि उसका भी नुकसान ना हो और हमारे रोड का भी समाधान हो। चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, हमारा मेन पॉइंट है हमारे इस जो ब्लॉकेज है 600-700 मीटर का ये टुकड़ा, ये बढ़ना चाहिए और गाँव की ये मेन समस्या है। इस समस्या की वजह से मेरे गाँव की जो फिरनी है उसके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहाँ जो व्हीकल हैं, आवागमन है, छोटे व्हीकल के साथ बड़े व्हीकल का भी आवागमन है, वो रोड भी बिल्कुल, वो फिरनी भी बिल्कुल टूट चुकी है। जान माल का भारी नुकसान है, क्योंकि छोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, अचानक कोई व्हीकल आ जाए तो खतरा है। तो आप मान के चलो करीबन इस रोड की वजह से काफ़ी सालों से मेरे गांव को, आजकल खोरडा गांव वैसे आर्मी नौकरी जो आर्मी में है
वो रिटायरमेंट भी हद से ज़्यादा है और ज्वाइनिंग भी आज के प्रेजेंट में हद से ज़्यादा है। लेकिन आजकल खोड़ा गांव की जो पहचान है वो आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाएंगे, पूछेंगे खोड़ा गांव, तो वो बोलेंगे वही खोड़ा गांव जो गड्ढों वाला है। तो आजकल खोड़ा गांव की पहचान गड्ढों वाले खोड़ा से हो चुकी है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले, वरना पूरे ग्रामीणों से मैं अपील करूंगा सभी एक साथ इकट्ठे एकजुट होकर हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं किसी भी पार्टी को, खासकर जेजेपी और बीजेपी के जो भी पार्टी सदस्य यहाँ वोट मांगने आएंगे तो उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और इस मामले में मैं सांसद साहब से मिल चुका हूँ, रोहतक अरविंद शर्मा सांसद साहब हमारे यहाँ गौशाला में आए थे, उस टाइम पर भी उनके माइंड में डाला था। उसके बाद एक बार मैं दिल्ली गया था, वहाँ भी उससे मुलाकात हो चुकी है, उसके माइंड में तब भी डाला था। हम डॉक्टर राकेश कुमार हैं, उनसे भी मिल चुके हैं, जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उम्मीदवार था पिछली विधानसभा चुनाव में। हम जेजेपी वाले जो कैंडिडेट थे उनके माइंड में भी बात डाल चुके हैं। लगभग कोई नेता ऐसा नहीं बचा जिसके माइंड में हम नहीं डाल चुके, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे गांव का जो ये मेन मुद्दा है, जो मुख्य विषय है, जो ये बहुत बड़ी समस्या है, जो ये टुकड़ा है, इसका उचित मुआवजा दिया जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। मतलब बात अब ये अटकी हुई है कि सरकार की तरफ से जो कोर्ट में फैसला हो गया था उसके अनुसार मुआवजा ही आपको अभी तक नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिल पाया, उचित वो पुराने रेट में मुआवजा डाला था, वो मुआवजा उस किसान ने मना कर दिया। तो नई दरों पे जो आज की डेट में है उस डेट से उसको कोई मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा न मिल पाने के कारण उसने यहाँ अब तक कोई, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ कच्चे तौर पर अगर काम करें तो उसके लिए भी हम भी नहीं चाह रहे उसको कोई नुकसान हो, तो इस वजह से हम थोड़ा सा कच्चा माल भी नहीं डाल पा रहे इस पर। आप देख सकते हैं सबसे मुख्य समस्या इस रोड की है, क्योंकि ये रोड है जो शहर की तरफ जाता है, मुख्य शहर की तरफ। शहर से हर व्यक्ति का नाता होता है, कोई भी ज़रूरत की सामान लेनी जानी होती है तो शहर के वाला रास्ता यूज़ किया जाता है। और शहर की रास्ते की कंडीशन क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुकी है। सरपंच साहब, हमें ये बताइए, इस सरकार के लगभग 8.5 साल होने वाले हैं, जेजेपी खट्टर साहब की जो गठबंधन की सरकार है। तो खट्टर साहब कहते हैं कि पहले जो सीएम होते थे वो झज्जर रोहतक में ही काम करवाते थे, मतलब उसी के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही काम करवाते थे। हमने तो सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया है, किसानों को धाकड़ बनाया है, पहलवानों को धाकड़ बनाया है और नौजवानों को धाकड़ बनाया है। आपको आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, किसान, पहलवान और जवान? देखिए जी, किसान के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे पिछले अभी ये जो रबी की फसल थी, मेरे गांव का लगभग मान के चलो 50% जो एरिया था उसमें भारी ओलावृष्टि हुई थी और नुकसान भी मेरे ख्याल से 75% से अबो था। बाकायदा उसकी गिरदावरी भी हो चुकी थी, पटवारी साहब भी लिखित में लेके गए थे। लेकिन लास्ट टाइम पर जब वो लिस्ट लगी है तो मेरे गाँव का जो नुकसान का आकलन था वो 24% से नीचे वाली कैटेगरी में डाल रखा था। वो वजह क्या थी वो प्रशासन जाने, लेकिन खोड़ा गांव को एक पैसा भी मुआवजे का नहीं मिला, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो पिछली आपकी खरीफ की फसल हो, चाहे बाजरे का हो। तो किसान के मामले में तो हमारे यहाँ कोई सुनवाई है नहीं, ठीक है। मंडी में भी कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सरकार ये कहती है कि आपने किसानों के ऊपर जो बात रखी कि ठीक है कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, पर हमने किसान सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, इसके अलावा भावांतर स्कीम है उसके तरह भरपाई दे रहे हैं, तो किसानों को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनकी आमदनी हमने बढ़ाई है। पहले एक जो किसान एक एकड़ का जो भाव था, अगर हम किसी से किराए पर लेकर बोते हैं तो 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये था, आज 20 30 हज़ार तक एक एकड़ का भाव हो गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट जो किसान सम्मान निधि दे रही है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, किसान जब 1 एकड़ में किसान फसल पैदा करता है तो कम से कम मान के चलो 30 से 35 हज़ार उसका माल का बटाई का, ये अगर मान के चलो तो 1 साल का ये बजट होता है। और उसमें अगर किसान 1 साल में फसल पैदा करता है तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये उसके ऊपर खर्चा आता है। उसके अंदर पानी डालना, खाद डालना, बीज डालना, जुताई बिजाई सब कुछ अगर आकलन मोटा मोटा करें तो 1 एकड़ पे कम से कम 25 से 30 हज़ार का खर्चा होता है। और 1 एकड़ का माड़ बोलते हैं जो बटाई वगैरह, वो 30 से 35 हज़ार का वो होता है। आप मान के चलो 60-65 हज़ार का, तो ये मोटा मोटा आकलन हो गया। और बाकी आपका रह गया गेहूँ निकलवाना हो, चाहे कटाई का काम हो, चाहे और कुछ हो, अगर सब कुछ मिला के चलें तो 70-75 हज़ार रुपये का खर्चा बैठ जाता है। तो इसमें आपके पास आमदनी कितनी है?
और डीएपी लगा लो, डीएपी कितना महंगा हो गया। आपके पास ये रसायन पदार्थ डालते हैं, स्प्रे वगैरह, ये कितनी महंगी है। तो मेरे ख्याल से खेती जो है वो घाटे का सौदा होती जा रही है। आपकी तो उम्र भी काफ़ी हो गई है। हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, उनको वहाँ से घसीट कर डिटेन कर लिया गया और ज़बरदस्ती उनका धरना खराब कर दिया गया। अपना हक की लड़ाई वो लड़ रही थी। आपको कैसा लगा जब उनका धरना ज़बरदस्ती उठा दिया गया? तो हमने क्या लगेगा, बढ़िया थोड़ी लगेगा जब ऐसे कर रहा है। तो अब बहन बेटियाँ तो सबकी बराबर होती है, बराबर होती है। पर सरकार कहीं ना कहीं जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो बीजेपी का ही सांसद है, उसको बचाने का कोशिश करिए। ना तो उसको अरेस्ट किया गया, ना उसको पद से हटाया गया। बाद में जब किसान संगठन और खाप पंचायतें खड़ी हो गई, उसके बाद ही दिखावे के लिए थोड़ा बहुत एक्शन लिया जा रहा है। आपको लगता है महिला पहलवानों को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आस नहीं लगती आपको? नहीं आस है, कोई आस नहीं है। गाँव दे जबरदस्ती उठा दिया है तो आस किस चीज़ की होगी। गाँव गांव देहात से ही हमारे हरियाणा के ही काफ़ी ज़्यादा मेडल आते हैं। लड़कियां भी यहीं से जाती हैं। अभी एशियन गेम्स में 20 मेडल आए हैं, 20 में से 17 मेडल हरियाणा के आए हैं कुश्ती में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की ही तो बहन बेटियां, चाहे वो कहीं की हो, जात पात से इस चीज़ को दबाने की कोशिश की गई और उसको जो आरोपी है उसी को सही ठहराने के लिए इस तरह की कवायद चलाई गई। तो ये सब गलत ही हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। तो इसमें ज़बरदस्ती उठा दिया तो इसमें ये तो दिख ही रहा है। आप क्या होना है, कुछ नहीं होएगा। आपकी भावना इससे दुखी हुई है इस मुद्दे से? दुखी तो है ही, इस मुद्दे से सभी की दुखी है। कौन सुखी कौन है? इस चीज़ का इलाज क्या है? आप क्या करोगे अगर उनको न्याय नहीं मिला? आ रहा तो कि मैं होता हो तो हम तो करे ले आए। फिर आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में होता तो ये होता ही नहीं। आपके हाथ में तो अपनी वोट है, वोट की तो सबसे बड़ी ताकत है ना। हाँ, तो वोट है तो वोट रात को नहीं व्यवस्था का बंद करनी पड़ेगी नहीं। अब ये बताइए, खट्टर सरकार और जेजेपी सरकार गठबंधन है, इस सरकार से आप कितना खुश? सरकार हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। हम तो किस तरह कहाँ सरकार ने, हमारे लिए तो सरकार है ही नहीं। जब हर एक उसमें मुआवजा मिला है हमारे गांव ने छोड़ की, बताओ हमारे गांव ने वोट वोट देगा कि गांव पागल है? हमारा गांव वोट देगा? पूरे उसमें मुआवजा मिला है। मकडाना 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे 15-15 14-14 हज़ार रुपया मुआवजा मिला है। हमारे को क्या मिला है इस सरकार? आज की बात नहीं है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट को अभी तक एक बार मुआवजा मिला था। अभी कोई भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। और आप पहलवानों की इनकी बात कर रहे हो, सरपंचों की देख लो ना। कुछ समय पहले सरपंचों की क्या हालत की है। सरपंचों को तो वो बोल रहे कि ये चोर हैं, इनको पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है, इसके कारण ही आ रहे हैं आगे। तो नहीं, गांव चोर होते तो फिर गांव चोर ने रहने दे का किया। सरपंच अकेला नहीं होता ना। जब जो कुछ भी करता है सरपंच कि मैं सबकी सलाह लेके करता गाँव बनाता है उसको, तो हूं। उसको सलाह करके बनाता होगा। सरपंच अकेले को गांव जब चोर होता तो कौन रहता है, कौन सरपंच बनाएगा? 2-2 3-3 साल योजना बनते हैं। अभी मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ आपके पूछना चाहूँगा कि किसानों के बेटे ही फौज में जाते हैं। फौज को जो परमानेंट होती थी उसको अब एक ठेके तरह की व्यवस्था में बदल दिया गया है, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स में बदल दिया गया है। ऐसी हरियाणा में तो बहुत सारे फौजी हो गए थे, लगभग 2-3 परिवार में एक फौजी मिल ही जाता था। तो एक नौकरी जो मिलती थी उससे 2-3 परिवार सुधर जाते थे। अब जो आघात लगा है वो कहीं ना कहीं आपको भी प्रभावित करेगा? ना, हमारे को कहाँ करेगा। 4 साल के लिए बालक ने कौन तो बेच देगा, और कौन 4 साल के लिए जाएगा बताओ। इसके बारे में मैं बताऊंगा भाई साहब आपको। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, जाट ग्रुप रेजिमेंट से हूँ। 8 जाट मेरी बटालियन है। सेना के एक महकमे से मैं वाकिफ़ हूँ। अभी आप बताओ, अग्निवीर बना दिए, 4 साल की सर्विस है। AMC ग्रुप है, डॉक्टर का ग्रुप। डॉक्टर बनने में कम से कम 5, 7, 10 साल लग जाते हैं। 4 साल में वो कौन सी दवाइयों की याद नाम करेगा। इसके बाद RT रेजिमेंट होती है। RT रेजिमेंट में लगभग 10 से 12 साल या 15 साल तक जो बंदा होता है, उससे पहले का बंदा का क्या काम होता है? उसका काम होता है बमों को उठाओ और गन के पास ले जाओ। उनको चलाने के लिए कम से कम एक हवलदार चाहिए, जिसकी सर्विस लगभग 15 साल होती है। 4 साल वाला बंदा RT के गन चला देगा। ASC का ड्राइवर है, लगभग 2 उसको पहले पीस में नौकरी करता है वो, लगभग 7-8 साल। उसके बाद उसको फील्ड में भेजते हैं, जम्मू कश्मीर या दाएं बाएं। जब वो उधर लेह लद्दाख में गाड़ी चलाने पाता है, क्या 4 साल में आप गाड़ी को ऊपर चढ़वा दोगे? आर्मी का के साथ तो इतना विश्वासघात किया है, अब जो पूछो मत। आर्मी के साथ विश्वासघात कर दिया तो देश के साथ कर दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान ये अग्निवीर से है।
बात आप डिफेंस मामलों की जानकारी पूछना चाहूँगा। सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि जो 2019 का चुनाव लड़ा गया था वो सीआरपीएफ के जो 40 जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत पर लड़ा गया था। उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई थी, उन्होंने जहाज़ मांगा था, वो जहाज़ नहीं दिया था। और जो जिस गाड़ी में विस्फोटक भरा था वो 4-5 दिन से खुले में घूम रही थी। अगर इंटेलिजेंस सख्त होती, उनको जहाज़ दे दिया जाता तो ये हादसा न होता। और इसको लेकर उन्होंने खबरों में बोला भी ये हमारी गलती है। तो मोदी साहब ने और एनएसए जो अजीत डोभाल है उन्होंने कहा कि आप चुप होइए, इसे कुछ और ही करना है। और फिर एक आडंबर सा बनाएगा कि देखिए हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उसका फिर चुनाव में इस्तेमाल किया गया। मोदी जी ने ये कहा भी कि पहला वोट पुलवामा के शहीद को जाना चाहिए 2019 में। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस पे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी 17 साल सर्विस के दौरान, मेरी 17 साल सर्विस मैंने की है। उसके दौरान मैंने लगभग 9-10 साल सर्विस मेरी JNK की है। उड़ी सेक्टर के अंदर भी मेरी सर्विस 3 साल है, जिस टाइम पे ये सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे थे। और जब कानवाई में बंदा जाता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बीच में कोई गाड़ी अंदर वो कर दे। ये तो बिल्कुल मिली भगती, उनको इतनी छूट थी अग बीच के अंदर सिविल गाड़ी घुसा दे, नहीं तो कभी भी ये होने नहीं पाता। अग बीच के अंदर अगर कानवाई चल रही है तो सिविल गाड़ी घुस जाए, तो बिल्कुल इसके अंदर छूट दी गई है। अग सिविल गाड़ी अंदर घुसी है, मतलब था। सरपंच साहब, आपने अभी तक एक ही मुद्दे पर राय रखी है। रोड की कंडीशन डेफिनेटली आपकी बहुत बड़ी अब की बार मांग है, ये होना भी चाहिए, बहुत परेशान आप हैं। इसके अलावा आपके गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं? और मुझे ये बताइए कि आने वाले चुनाव में आपके गांव का रुझान किस तरफ जाने वाला है? जैसा कि मैंने बताया, मेरे गांव में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे जलघर था, जलघर मेरे गांव में कांग्रेस के कार्यकाल में आया। उसमें चाहे भाई दीपेंद्र हुड्डा का योगदान हो, चाहे बहन गीता बुक्कल का योगदान हो, जो हमारी विधायिका हैं। पशु हॉस्पिटल था, वो कांग्रेस के टाइम में आया है। और कोई सरकारी बिल्डिंग, कोई मान के चलो आप आंगनवाड़ी वगैरह हैं और कुछ हैं, ये शायद बीजेपी के कार्यकाल में कुछ आई हैं। लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा हम नहीं कह सकते जो मेरे गांव में बीजेपी के कार्यकाल में आया हो। चाहे मेरे खेल ग्राउंड है, वो आप जाके हालात देख सकते हैं कैसे हैं। कम से कम मान के चलो आप 3 से 4 फीट पानी भर जाता है बरसात के टाइम में खेल ग्राउंड में। तो कहाँ बच्चे रेस लगाएंगे, कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ समस्या का समाधान नहीं है। पार्क है, पार्क बना था, उसके हालात आप देख सकते हैं किस टाइप का पार्क है। वो बना था कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन अब हालात उसके बदतर हैं। और कोई नई बिल्डिंग वगैरह मान के चलें तो कोई ऐसी बिल्डिंग, लाइब्रेरी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कोई सुविधा मेरे गांव में आज तक नहीं बनी है। हाँ, अब मैं मानता हूँ पिछले कुछ दिन में गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया था, भाई आपके गांव के कोई मेन 5 विषय हैं, 5 जो कुछ बढ़ाने के, चाहे वो आपकी सामुदायिक केंद्र हो, चाहे आपका लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, वो मांगे गए थे। तो उसमें मेरे ख्याल से अब शायद एक तो आपका हमारा ये ग्राम सचिवालय उसके लिए और एक कम्युनिटी हॉल के लिए शायद गवर्नमेंट अप्रूवल कर दे, पास कर दे। वो कुछ दिन के बाद पता लग जाएगा कहाँ तक प्रोसेस पहुँची है, कहाँ तक नहीं, क्योंकि वो प्रस्ताव रजिस्टर में डाल के वो दे दिया है और शायद उसका पास हो जाए वो। लेकिन वो जब तक पास होगा तब देखते हैं वो आगे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अब तो चुनाव सिर पे है। 1 साल चुनाव का है, हो सकता है गवर्नमेंट ने 1 साल में ये प्रस्ताव पास भी करने हो, कुछ पैसा भी जारी करना हो, सब कुछ करना हो, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन अगर पूरे 9 साल का अगर आकलन करें तो 9 साल में मेरे गाँव में हमें कोई सुविधा ऐसी दिखाई नहीं देती जिसमें हम सरकार पर फख्र कर सकें, गर्व कर सकें। और ये तो वो गाँव है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दीपेंद्र हुड्डा को 55 वोटों से हरा के भेजने वाला गांव है ये। 55 वोटों से मेरे गांव में अरविंद सांसद जो शर्मा जी हैं वो यहाँ से जिता के भेजे थे। और हम दुर्भाग्य मानते हैं कि अरविंद शर्मा जी आज तक इस गांव में यहाँ आपका मान के चलो धन्यवादी दौरा तक करने के लिए नहीं आए। और आए हैं तो यहाँ गौशाला है, गौशाला जामरी के रास्ते पे है, उस गौशाला में कोई प्रोग्राम था उसमें आए थे। उसमें फिर धक्का पेली करके पूरे गांव के बुजुर्ग वगैरह जो कुछ जा रहे थे वो उसको लेके आए थे अरविंद शर्मा जी को यहाँ रोड दिखाने के लिए। वरना वैसे कोई उनका मान लीजिए जो दायित्व बनता था, यहाँ जीत के जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को हराने वाला गाँव है, तो कम से कम धन्यवादी दौरा करने का उनका फ़र्ज बनता था। लेकिन आज तक मेरे ख्याल से मेरे गांव में ना कोई ऐसा कोई प्रस्ताव, ना कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो अरविंद सांसद शर्मा जी ने दिया हो या बीजेपी सरकार ने कोई प्रोजेक्ट दिया हो। आप पीछे से सांसद महोदय के पास में गया, उस टाइम पे ग्राउंड का विषय मैंने उठाया था, तो उन्होंने हाँ इतना तो एक लेटर बना के दिया था, भाई प्लांट NTPC झाड़ली मेरे पास नियर बाई प्लांट है, भाई उस प्लांट के CEO से उन्होंने बात की थी, आप जाइए आपकी समस्या का समाधान होगा। वहाँ भी मैं गया था तो वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया है 8 से 9 महीने का समय मांगा है,
भाई हम आपकी इस बात पे गौर करेंगे। वो ग्राउंड की चार दीवारी का जो मुद्दा था उसके लिए प्लांट ने 50% हाँ की है कुल मिला के, लेकिन कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अब तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दो मुद्दों पर मैं विशेषकर आपकी राय जानना चाहूँगा। पहले ई टेंडरिंग को लेकर, ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों में काफ़ी विरोध का भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ रहा है, जेजेपी को सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। जो भी भर्ती निकलती हैं उनको धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे करके बिल्कुल लास्ट में लेकर आ गए हैं। जितनी भी भर्ती पीछे थी, कोई भी भर्ती अगर हो भी गई तो वो चली जाती है कोर्ट में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस तरह से सेट कर दिया जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ कर दी जाती हैं, तो फिर वो कोर्ट में मामला घिसटता रहता है। और उनको सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि हम लास्ट के चुनावी वाले साल में उसको लेकर आ जाएं और बाद में दिखा दें। क्या इस चीज़ को आपकी गांव की जनता परख रही है? क्या बेरोजगारी से परेशान है? ई टेंडरिंग से सरपंच परेशान है? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी वास्तव में पूरा हरियाणा का एक मुख्य विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, साल दर साल बढ़ती जा रही है। सरकार का पता न रवैया क्या है, कुछ जो भर्तियां निकालते हैं उनमें स्टे हो जाती है, रिटर्न वगैरह ले लेते हैं, रिजल्ट आउट होता है उसमें स्टे हो जाती है, कहीं रिटर्न आउट हो जाते हैं, कहीं कुछ ब्लेम लगते हैं। लेकिन सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, हो सकता है सरकार की पॉलिसी हो पहले 4 साल तक थोड़ा बहुत जॉब दो और लास्ट का जो चुनावी साल आए उसमें उनको फिलअप करो। तो हो सकता है अब ये चुनावी साल आए इसमें सरकार बम्पर नौकरियां निकाले। लेकिन जो आजकल जो पढ़ा लिखा जो युवा है वो सब देख रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो चुनाव में आने वाले समय में पता लग जाएगा। युवा हर चीज़ को अपने माइंड में रखता है, किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है, पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है। ई टेंडरिंग के मामले में देखिए कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, ई टेंडरिंग जहाँ तक सरकार उसके फ़ायदे गिना रही है, मैं आपको बताऊं, मैं उनके कुछ बेनिफिट भी हैं तो उसका नुकसान भी है। अब आप मान के चलो, मान लीजिए कोई ई टेंडर से 20-30 लाख 50 रुपए का कोई आपका कोई प्रोजेक्ट है, अगर वो प्रोजेक्ट ठेकेदार को दे दिया, ई टेंडर करवा दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं करे। लेकिन कल को अगर वो ठेकेदार कुछ उसमें खराब मटेरियल लगा रहा है, सरपंच या पूरे गांववासी वहां जाके उसका विरोध करते हैं, तो जांच परख उसकी कहाँ होगी? जांच परख करने वाले प्रशासन के अधिकारी हैं, तो वो जांच परख अगर सरपंच करवाता तब भी तो वही अधिकारी हैं, अब भी वही अधिकारी जांच परख करेंगे, तब भी वही अधिकारी जांच परख करेंगे, तो फिर इस ई टेंडर का मतलब क्या हुआ? अगर जांच परख करनी है तो सरपंच के ऊपर भी जांच परख हो सकती है। और जहाँ तक बात है सरकार की, मंत्री की, चाहे कोई भी हो, ये वर्ड जो बोलते हैं चोर वगैरह, वो सब की वो बुजुर्ग कहते हैं जो इंसान जैसा होता है उसकी वही सोच होती है। तो हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते कि आप किस किस की सर्टिफिकेट ले रहे हो, आप किसको चोर बोल रहे हैं? एक जनता द्वारा, गांव द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, उसको आप चोर शब्द बोल रहे हो, किस बेस पे आपने चोर की सर्टिफिकेट दी? उसको पूछने वाला होना चाहिए। तो ये जो चोर वर्ड बोला गया है, जिसने ही बोला, जो मंत्री था जिसने ही बोला, उसको आप कम से कम ये सोचना चाहिए था। उसको, ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। जहाँ तक लाठीचार्ज की बात है, लाठीचार्ज आपका लास्ट हथियार होता है। लास्ट जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ऊपर लाठीचार्ज का क्या मतलब होता है? कम से कम ये सोचना चाहिए। हाँ, अगर वो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, किसी सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको वार्निंग दीजिए, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले और भी हथकंडे आपके पास। लाठीचार्ज तो लास्ट हथियार है, लेकिन बात बात पे लाठीचार्ज, बात बात पे लाठीचार्ज, ठीक है। लेकिन वो सरकार की, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या 3 मुद्दों पर मैं विशेषकर आपकी राय जानना चाहूँगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है। हर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रैली करने वाली है। पहली रैली सिरसा में हुई थी अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने 3 मुख्य मुद्दे गिनवाए। पहला मुद्दा उन्होंने ये गिनवाया कि उज्ज्वला योजना से हर गांव की, हरियाणा की जो गृहिणियाँ थी, उनका जो लकड़ियों से, ईंधन से जो स्वास्थ्य खराब हो रहा था वो हमने दूर किया है। सिर पर लकड़ी ढोकर लाती थी, जाकर बनी में जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी, वो हमने दूर करवा दिया। हर घर में नल की व्यवस्था कर दी। तो पहले जो सिर पर टोकनी या बर्तन पर पानी ढोकर लाती थी दूर दूर से नलकूप से निकालकर, वो हमने दूर कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि हमने गरीबों को घर दे दिया, पक्का मकान दे दिया। 3 व्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर दी है हमने कि आज इस देश का ग्रामीण अंचल में रहने वाला गरीब और मीडियम वर्ग का तबका बहुत खुश है। तीनों पर आप क्या करना चाहेंगे? आपकी गांव में अगर ऐसा हुआ है तो वो भी बताएं, न हुआ वो भी बताएं। देखिए, आपने जो तीनों विषय बताए, वो तीनों जो विषय है ना, वो वास्तव में एक परिवार से जुड़े हुए विषय हैं। तो ये विषय अगर किसी ने किया है तो कोई बड़ा नहीं किया, और करने को तो ये कांग्रेस समय से भी चला रहा है। कांग्रेस ने भी तो सुविधाएं दी हैं, बीजेपी भी सुविधाओं को बढ़ा रही है। लेकिन आप ये भी तो आकलन करें, कोई समय आप सिलेंडर कितना मान के चल रहे हैं, कितनी महंगाई है, कितना रेट क्या है सिलेंडर आज की डेट में?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप महंगाई देखिए ना। फिर सबसे पहले तो मैं ये आपको बीजेपी वालों को खुद देखना भी चाहिए सरकार को। एक समय ऐसा था जब सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी को मैंने देखा है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सिलेंडर को सिर पे उठाए घूम रही है, इतनी महंगाई, हाई महंगाई, हाई महंगाई, इतना महंगा सिलेंडर। अब वो पिक्चर अगर देख के दोहराएं तो वो अब महंगाई नहीं है। अब कितना सिलेंडर का रेट क्या हो चला है, तब क्या था अब क्या है, वो गैप आप खुद देख सकते हैं। ठीक है। रही बात आपके अनाज के भाव लगा लीजिए। मैं ओपी धनखड़ साहब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस टाइम पर मेरे ख्याल से आपने भी वो सीन देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर, अपना कुर्ता निकाल के, कपड़े निकाल के बोला गेहूं का रेट 5,000 रुपये होना चाहिए। आज करीबन मेरे राज्य में 9 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, आज तक तो हमने वो 5,000 गेहूं का रेट नहीं देखा है। अब वो मैं ये भी नहीं चाहता कि गेहूं का रेट 5,000 हो, क्योंकि सरकार के पास पॉइंट क्या होता है भी, अगर गेहूं इतना भाव होगा तो गरीब आदमी क्या खाएंगे। गरीब आदमी को आप बांटो ना, हमारे पास 5,000 रेट से लो, सरकार किसान का गेहूं खरीद दे 5,000, गरीबों को चाहे आप मुफ्त में दो, चाहे 2 रुपये किलो दो, चाहे 5 रुपये किलो दो, हमें क्या दिक्कत है, गरीब भी हमारे भाई है। ठीक है। लेकिन वो विपक्ष में होते हैं तब बातें कुछ और होती हैं, जब सत्ता पक्ष में होता है तब काम करने का तरीका कुछ बदल जाता है। वो सब पब्लिक देख रही है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बता रहे हैं मैंने नल लगवा दिया, सरपंच के थ्रू होता है उस काम की नहीं बता रहा, पंचायती राज से हो रहा है उसके नहीं बता रहा। मोदी सरकार की स्कीम है, उसके अंतर्गत उन्होंने हर घर में देखिए वो, हाँ हाँ वो स्कीम है हर घर में नल वाली, उसमें मैं